वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये वीडियो चल रही है चंद डायनेस्टी के ऊपर। चंद डायनेस्टी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो चंद डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन था, रूल था, राजा थे, वो कौन कौन थे। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हो। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा से हिस्ट्री से सवाल आते ही हैं। और जो चंद वंश है, परमार वंश है, गढ़वाल का, चंद वंश, कुमाऊँ का, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं सब वहीं पे आते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में सर बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता ने एक इनिशिएटिव ले रखा है जिसके तहत लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी लोअर पीसीएस मेंस की और एफआरओ मेंस के जो 3 कंपलसरी पेपर्स हैं उनकी। एफआरओ में आपको जो ऑप्शनल है उसकी तैयारी नहीं करवाई जा रही है, एफआरओ के जो 3 कंपलसरी पेपर हैं उसकी और लोअर पीसीएस मेंस के दोनों पेपर की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेंस में जितने भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ करवाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स निकला है और वो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मेंस में, या एफआरओ प्रीलिम्स निकला है और एफआरओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यूके ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो यूके ट्रिपल एससी के तहत जो भी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसकी पूरी प्रिपरेशन का बैच स्टार्ट होने वाला है, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, सारा मटेरियल दिया जाएगा पढ़ने के लिए, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी किस तरह से आप यूके ट्रिपल एससी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे वो पटवारी का हो चाहे वो एसआई का हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम चंद डायनेस्टी के रूल के बारे में पढ़ चुके थे, जो रूलर्स थे अलग अलग, वो जो थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनका फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि प्रशासन कैसा रहा, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने जो उनका पूरा किंगडम था उसको किस तरह से मंडलों में, परगनों में, इन सब में डिवाइड किया हुआ था, वो हमने सब पढ़ लिया। अब हम आज बात करते हैं जस्टिस की, यानी कि न्याय की। तो देखिए, तो किंग जो राजा था वो चीफ जस्टिस हुआ करता था एंड हैड टोटल पावर्स टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंसेस टू ट्रेटर्स। अब देखिए, जो राजा था, जो वहाँ पे जो चंद डायनेस्टी में जो उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था वो चीफ जस्टिस हुआ करता था, यानी कि राजा जो था वो ही प्रधान हुआ करता था, या कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, जो ये डिसाइड करता था कि किसने गलतियाँ की हैं और किसको सज़ा मिलनी चाहिए। टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंस, यानी किसको मृत्युदंड दिया जाएगा। टू ट्रेटर्स, यानी कि जो भी गद्दार होते थे, जिसने भी देशद्रोह किया हो, यानी कि उस टाइम पर राजद्रोह जिसने किया होगा, तो उसको डेथ सेंटेंस देना है। क्रिमिनल्स हु हैड कमिटेड हीनियस क्राइम्स, उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स किया है, यानी कि जघन्य अपराध किया है जिन्होंने। दोज हु डिस्टर्ब द पीस ऑफ द पीपल, जिन्होंने लोगों के बीच में शांति भंग की है। एंड द स्टेट एंड अदर ऑफिसर्स लाइक वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द किंगडम, और उन लोगों के खिलाफ जो लोग किंगडम के, यानी कि जो साम्राज्य के खिलाफ लोग काम कर रहे थे। तो जैसे कि आज के टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे हमारे थे, कोई अगर भारत देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके तहत हम एक एक्ट लगाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा रहे हैं हम उसके तहत, या यूएपीए लगा रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट। तो अब ये जितने भी एक्ट्स हैं, यानी कि उस आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है तो हम एक्ट लगा रहे हैं, उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे, तो जो राजा थे वो अपना एक्ट लगाते थे, यानी कि वही चीफ जस्टिस होते थे, वही देखते थे कि कौन आदमी क्या गलतियाँ कर रहा है। विच एंडेंजर्ड द सिक्योरिटी ऑफ किंगडम, यानी कि जो साम्राज्य के खिलाफ, यानी कि चंद डायनेस्टी के रूल के खिलाफ वहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रहा है या वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो राजा जो है वहाँ पे क्या करते थे, रूल देते थे उसका। द कैपिटल पनिशमेंट वॉज अवॉर्डेड बाय रोलिंग डाउन द क्रिमिनल फ्रॉम अ हिल टॉप नेम्ड एज शूलिका दाना। तो देखिए, जो कैपिटल पनिशमेंट था, यानी कि किसी को कोई मृत्युदंड देना है तो उसको क्या करते थे, ऊपर पहाड़ से फेंक देते थे, यानी कि उसको वो हिल टॉप से उसको फेंक दिया जाता था, उसको उसका नाम दिया गया शूलिका दाना। द अदर मोड वॉज ऑफ हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, दूसरा तरीका क्या था, यानी कि उसको फांसी देने का, यानी कि पेड़ से उसको लटका देते थे, और बाय ड्राउनिंग द क्रिमिनल इन रिवर, नदी में उसको डुबो देना। भाई, या तो नदी में डुबो देना है, या पहाड़ से फेंक देना है, या पेड़ से टांग देना है। तो ये 3 तरीके थे जिससे कि पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मृत्युदंड दिया जा सकता था। देयर वर स्मॉलर कोर्ट्स ऑल्सो नोन एज न्योवली, बिस्टली, पंचनवीसी और पंचायती कोर्ट। तो ये छोटी छोटी कोर्ट्स थी, यानी कि एक तो सबसे बड़ी कोर्ट तो हो गई राजा की, उससे नीचे की भी कोर्ट थी। यहाँ पे जो छोटे मोटे केसेस हुआ करते थे, पेटी केसेस हुआ करते थे, वो यहीं पे सॉल्व कर दिए जाते थे, राजा तक वो बातें पहुँचती ही नहीं थी। द केसेस डिसाइडेड वर मोस्टली रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू। अब देखिए, जो केसेस होते थे वो कैसे होते थे, लैंड रेवेन्यू से रिगार्डिंग, यानी कि जहाँ पे आपको लैंड रेवेन्यू देना है, यानी कि कितना आपको रेवेन्यू देना है, कितना टैक्स देना है आपकी ज़मीन के प्रति, उसके ऊपर होते थे केसेस। चोरी के ऊपर कुछ केस हो गए, विच वॉज वेरी रेयर, एंड वाटर राइट्स। चोरी के ऊपर जो केस होते थे बहुत ज़्यादा रेयर होते थे, और वाटर राइट्स, यानी कि कहाँ पे किस जगह पे पानी पे किसका हक है, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत वहाँ पे केसेस हुआ करते थे। द जुडिशियल ऑफिसर वाज टर्म्ड एज डांडी,
जो जुडिशियल ऑफिसर था उसको डांडी कहा जाता था, क्योंकि यानी कि वो ही दंड देगा, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता था, उसको डांडी कहा जाता था। ही हैड द पावर टू अवॉर्ड फाइनेंशियल पनिशमेंट्स, वो फाइनेंशियल पनिशमेंट भी लगा सकता था, यानी कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट के रूप में। एंड टू इम्प्रिजन द क्रिमिनल्स, और जो क्रिमिनल्स थे यानी कि जो मुजरिम है, जो मुजरिम होगा उसको इम्प्रिजन करने के लिए, यानी इसको कैदी बनाने के लिए भी वही ऑर्डर देता था। जेल्स मस्ट हैव बी नॉन एग्जिस्टेंस एज रेफरेंस ऑफ ओनली वन जेल सीराकोट हैज़ बीन फाउंड अंटिल नाउ। तो देखिए जेल्स उस टाइम पे माना जाता है कि बहुत ही कम थी या ना के बराबर थी, सिर्फ एक सीराकोट में जेल अब तक पाई गई है। द किंगडम हैड अ वेल डेवलप्ड एस्पियोनाज सिस्टम, साम्राज्य ने यानी कि चंद डायनेस्टी के रूलर्स ने बहुत ही बेहतरीन एक एस्पियोनाज सिस्टम बना रखा था। एस्पियोनाज का मतलब होता है जो जासूसी लोग, जो जासूस करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि इस टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो भारत ने रॉ और आईबी बना रखा है जासूसी के लिए। लाइक वाइज चंद डायनेस्टी के टाइम पे भी अगर हम देखें, यानी कि आप देखो कि जो राजा महाराजा इंप्लीमेंट करते थे अपने टाइम पे वही इंप्लीमेंट आज भी हम कर रहे हैं अपने यहाँ। वो अलग बात है कि आज हम उसको ऑटोक्रेसी ना कह के, राजा महाराजा वाला सिस्टम ना कह के डेमोक्रेसी कह रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि लगभग चीज़ें जो हैं है तो सेम ही, लोकतांत्रिक रूप में ही है। यानी कि आज के टाइम पे अगर रॉ है, आईबी है, तो उस टाइम पे भी एस्पियोनाज सिस्टम हुआ करता था, उस टाइम पे भी स्पाइज हुआ करते थे, यानी कि जो जासूस हुआ करते थे। तो किंगडम हैड अ वेल डेवलप्ड एस्पियोनाज सिस्टम एंड द डिपार्टमेंट मैनेजिंग इट वाज हाउस्ड इन द कैपिटल। तो राजधानी में वो विभाग हुआ करता था जो एस्पियोनाज सिस्टम देखा करता था, यानी कि जो इन चीज़ों पे ध्यान रखता था कि जो जासूस है वो हमारे पास खबरें पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ चंद रूलर्स की। टैक्सेशन पॉलिसी कैसी थी चंद रूलर्स की, अगर हम देखें यानी कि चंद शासकों की कराधान निधि कैसी थी। तो द किंग वाज द सोल प्रोपराइटर ऑफ द लैंड, यानी कि अकेला मालिक जो हुआ करता था पूरे ज़मीन का वो राजा हुआ करता था। एंड हिज सब्जेक्ट्स वर टर्म्ड एज द खैकर और अर्नर्स फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, और जो उसके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे यानी कि जितने भी नागरिक हुआ करते थे उस किंगडम के, उस साम्राज्य के, उन सबको क्या कहा जाता था, खैकर कहा जाता था। यानी कि वो लोग जो सिर्फ राजा की ज़मीन से कुछ कमा सकते हैं, यानी कि अर्निंग फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। हिज का मतलब क्या है यहाँ पे, जो राजा है, यानी कि राजा की संपत्ति से कमाने के लिए उनको कहा जाता था खैकर। बाकी वो ज़मीन किसी भी पर्सन की नहीं थी। हालांकि आज के टाइम पे हम कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, यानी आपने कुछ रुपयों में वो ज़मीन खरीद ली, ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो है इस पर्सन का है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो भी ज़मीन थी वो सिर्फ किसकी हुआ करती थी, राजा की हुआ करती थी, सारी की सारी ज़मीन। द ग्रांट ऑफ लैंड वॉज ठाट एंड द इंडिविजुअल हु रिसीव्ड द ग्रांट वॉज नोन एज ठाटवान। देखिए उस टाइम पे जो ज़मीन दिया करते थे, जो अगर किसी को ज़मीन दी जाती थी उसको ठाट बोला जाता था, और जिस पर्सन को ज़मीन दी जाती थी उसको ठाटवान कहा जाता था। अनदर टाइप ऑफ लैंड टेनेंट वाज सिरतन और टेनेंट एट विल। देखिए कुछ टाइप के जो लैंड टेनेंट थे, यानी कि जो एक, अगर हम भूमि काश्तकार की बात करें तो उसको हम क्या बोलते थे, सिरतन बोलते थे। ये टेनेंट एट विल, यानी कि वो पर्सन इच्छा रखता है कि वो किराएदार बने, यानी कि किराएदार जो है वो इच्छा पर है। ही विल लीज्ड लैंड बाय द ठाटवान एंड गिव हिम टैक्स डायरेक्टली। अब उसको जो ज़मीन थी वो ठाटवान दे देता था लीज पे, और वो उसको डायरेक्टली टैक्स देता रहता था। हिज टेनेसी वॉज एट द विल ऑफ द ठाटवान। उसकी जो टेनेसी है यानी कि कब तक वो ज़मीन उसके अंडर रहेगी। मान लीजिए एक पर्सन है, एक गरीब किसान है, और वो चाहता है कि उसे कुछ समय के लिए कोई ज़मीन मिल जाए जिस पे वो खेती कर सके। उस खेती पे जो उपज होगी उसके मुकाबले में, उसके बदले में वो कुछ जो किराया होगा उस ज़मीन का वो ठाटवान को दे देगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो अपने परिवार के लिए रख लेगा। तो इसमें क्या होता था कि जो उसकी टेनेसी थी, यानी कि ये ज़मीन कब तक उस गरीब व्यक्ति के पास रहेगी या जिसने उसको उधार लिया है कब तक रहेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, उस ठाटवान के ऊपर डिपेंड करता था, वो जो ज़मीन उसको दे रहा है। एंड ही कुड बी रिमूव वेन एवर डिसाइड, वो जब भी उसकी इच्छा होती थी तो ठाटवान उसको हटा सकता था। ड्यूरिंग चंद रूल सर्फडॉम वॉज प्रेवलेंट दो इन अ माइल्ड मैनर एंड द सर्फ वॉज नोन एज कैनी। तो चंद रूल के दौरान जो सर्फडॉम था, यानी कि जो ये सिस्टम था पीजेंट्री वाला, किसानी वाला, वॉज प्रेवलेंट दो इन अ माइल्ड मैनर, यानी कि उस टाइम पे भी ये माइल्ड मैनर में चल रहा था, यानी कि उस टाइम पे भी ये जो प्रथा थी ये चल रही थी। एंड द सर्फ वाज नोन एज कैनी, उस टाइम पे जो सर्फ था उसको यानी क्या कहा जाता था, कैनी कहा जाता था। द किंग गेव ग्रांट ऑफ लैंड टू हिज सब्जेक्ट्स फॉर एग्जेम्पलरी वर्क। अब राजा किसी को अगर ज़मीन दे रहा है वो कब देता था, राजा ज़मीन तब देता था अगर किसी पर्सन ने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया हो उस साम्राज्य में रहते हुए। टू विडोज टू ऑफ गैलेंट सोल्जर्स हु डाइड ऑन द बैटल फील्ड्स, यानी कि विडोज़ को मिल सकता था, यानी कि एक तो बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को, या फिर उन महिलाओं को जिनके जो हस्बैंड्स थे, यानी जिनके पति जो थे वो राज्य की युद्ध में, यानी जब राज्य, यानी कि राज्य का मतलब हो गया यहाँ पे जो चंद रूल था, चंद डायनेस्टी थी, उस टाइम पे उसकी रक्षा करते हुए अगर उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी तो उस टाइम पे उनकी जो विडोज़ थी उनको मिला करता था ऑन द बैटल फील्ड। टू ब्राह्मण्स और टू रिलीजियस श्राइन्स, ब्राह्मण्स को मिला करता था, या जो रिलीजियस श्राइन्स हैं यानी कि जो मंदिर हैं उन जगहों को,
इट वॉज नोन एज राउत, विष्णुप्रीत या गूंठ। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछा भी गया है इस बार कि गूंठ लैंड कौन सी होती है। तो देखिए गूंठ लैंड वो ज़मीन होती है जो रिलीजियस श्राइन्स को ज़मीन दी जाती है, यानी कि जो मंदिरों को ज़मीन दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको गूंठ भी कहा जाता है। तो देखिए सवाल पूछा भी गया था, अभी लोअर पीसीएस में पूछा गया था सवाल ये, या एडवोकेट जनरल के एग्जाम में पूछा गया था, और ये यहाँ पे आप देख लीजिए दोबारा भी पूछा जा सकता है कि जो राउत है या विष्णुप्रीत है या गूंठ है, तो ये क्या है, ये वो ज़मीन है जो रिलीजियस श्राइन्स को हमने दी हैं। When a person received Raud, the earlier tenants who were already cultivating the land could not be removed, but they had to work under the new landholder. अब देखिए अगर किसी पर्सन को राउत दे दिया गया किसी ज़मीन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो किराएदार है वो उस ज़मीन को खाली कर देगा, है ना, तो वो करता रहेगा, लेकिन अब ये है कि जो पहले टैक्स वो किसी और पर्सन को दे रहा था, अब वो उस पर्सन को देगा जिस पर्सन को उस ज़मीन की राउत मिल गई है। दे कल्टिवेटेड हिज लैंड एंड द एग्रीकल्चरल टैक्स ऑफ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी इसको गल्ला चहारा कहा गया, वॉज सेंट टू द कैपिटल थ्रू कैनीज। तो वो ज़मीन पर कल्टीवेट करते रहेंगे, खेती वेती करते रहेंगे, उस खेती से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि अगर 60 किलो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका 1/6 अगर हम कर देंगे 1/6 कर देंगे तो कितना बैठेगा, 10 किलो बैठेगा। तो वो जो 10 किलो है वो हम किसको देंगे, कैनी के थ्रू राजधानी में पहुंचा देंगे, जो कि राजा के लिए होगा, राजा की जो ग्रेनरी है, यानी कि जहाँ पे राजा का जो अन्न भंडार है वहाँ पे वो स्टोर किया जाएगा। द लैंड अलॉटेड टू द थाटवान वॉज थ्रू लैंड ग्रांट इन विच इट वॉज clearly mentioned that except for the Gharkuri one or forest within his territory he could cultivate the land given to him as थाट। यानी जो घरकुरी वन है, यानी कि जो जंगल है उस टेरिटरी का, उसके अलावा जो ज़मीन है ठाटवान, कहीं पे भी जहाँ पे भी उसको थाट दी गई है, ज़मीन दी गई है, वहाँ पे कहीं पे भी वो खेती कर सकता है। द फॉरेस्ट हाउएवर कुड बी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फॉडर। अब देखिए जंगल किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जो जंगल हैं, यानी कि जो जंगल होगा उसको हम उपयोग किस लिए करेंगे, चारे के लिए, ईंधन के लिए, लघु वनोपज के लिए, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आज भी है। अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइब्स को, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगलों में रहती है, उनको आज भी अलाउ किया हुआ है कि आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि आप पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ काटने के अलावा उन पेड़ों से जो चीज़ें हैं वो तोड़ के या मार्केट में बेच सकते हो। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का रीजन देखें तो वहाँ पे बीड़ी का पत्ता होता है, जो बीड़ी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें जो बीड़ी है उसका जो पत्ता है उसको बोलते हैं, वो तेंदू एक पेड़ होता है उसका पत्ता होता है, यानी तेंदू लीव्स बोलते हैं उसको। तो जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं, वो तेंदू लीव्स को इकट्ठा करते हैं जो कि पेड़ों से टूट के गिरती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के द्वारा। तो ये जो बीड़ी के लिए जो वो पत्ते आते हैं, तेंदू लीव्स के जो पत्ते हैं, वो अपने आप में क्या है, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी कि जो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से जो ट्राइबल लोग हैं उन पत्तों को इकट्ठा करते हैं। तो इट वाज जो ड्यूटी ऑफ द कैनी, तो द फॉरेस्ट हाउएवर कुड बी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फॉडर फ्यूल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये ड्यूटी है कैनी की टू वर्क एज एग्रीकल्चर लेबर, क्या वो एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करे, एंड प्लग्ड लैंड फॉर द हाई कास्ट ब्राह्मण्स, और जो बहुत हाई कास्ट जो ब्राह्मण्स हैं उनके लिए वो उनकी सेवा करे। तो ये कैनी का भी काम है। दे वर ऑल्सो पैलेंक्विन बियरर्स ऑफ द किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। अब वे लोग जो हैं वो पैलेंक्विन बियरर्स भी हैं। पैलेंक्विन बियरर्स मतलब क्या हुआ, पाल की धारक हो गए, यानी कि जैसे कि कोई अगर राजा जा रहा है या राजा की वाइफ जा रही है, रानी जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि रानी अब ऐसा तो जाएगी नहीं, ऑन फुट तो जाएगी नहीं, पैदल तो जाएगी नहीं, तो जिस वो पालकी में बैठ के जाएगी तो उस पालकी को उठाने वाले जो लोग हैं वो भी यही होते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द लास्ट कत्यूरी किंग फोर्स द ब्राह्मण्स टू कैरी हिम ऑन अ पैलेंक्विन। अब देखिए क्या हुआ कि लास्ट में ये देखा गया कि लास्ट का जो कत्यूरी राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अभी तक तो दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कहा जा रहा था, उन्होंने जो ब्राह्मण्स थे, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता था, लास्ट कत्यूरी किंग ने ब्राह्मण्स पे भी ये अत्याचार किया और उनको भी कहा कि आप भी पैलेंक्विन उठाएंगे, यानी कि आप भी ये जो पालकी हैं उसको उठाएंगे। और पैलेंक्विन एंड द ब्राह्मण्स इन अ फिट ऑफ रेज एंडेड देयर लाइव्स विद द किंग बाय जंपिंग डाउन फ्रॉम अ हाई रिज विद द पैलेंक्विन। तो देखिए अब जो इससे ब्राह्मण्स थे वो इतना दुखी हो गए, इतना उनको गुस्सा आया इस चीज़ से कि उन्होंने जो उस राजा को उठाया और राजा के साथ ही वो पहाड़ से कूद गए, यानी कि राजा को लेके ही, जो राजा जो पालकी में बैठा हुआ था, राजा के साथ राजा को लेके ही उन्होंने क्या करा, पहाड़ से छलांग लगा दी। सभी ब्राह्मण्स ने, वे खुद तो मारे ही गए, साथ साथ उन्होंने राजा को भी मार दिया। दोज हु वर्कड एज डोमेस्टिक हेल्प, अब वहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्प में काम करता था, यानी कि घरों पे जो काम करता था, घरेलू सहायिका के रूप में जो काम करता था, उसको चोरिया कहते थे। तो चोरिया कहा जाता है मेल को और च्योरी कहा जाता है फीमेल को। द राजवार ऑफ अस्कोट एड्रेस चोरिया एज सेवक। अब जो अस्कॉट के अगर हम देखें जो पिथौरागढ़ में है, तो जो वहाँ के राजवार थे वो एड्रेस करते थे चोरिया को सेवक के रूप में, और विश्व को और थाटवान को हैड टू पे अ टैक्स फॉर द मीनियल स्टाफ टू द राजवार। तो जो विश्व था, यानी कि सेवक कहा या विश्व कहा गया, और जो ठाटवान था वो एक टैक्स दिया करता था मीनियल स्टाफ को राजवार के।
इट हैज़ बीन मेंशन दैट द राजवार महेंद्रपाल हैड लिवाइड टैक्सेस सच एज सोल, सेवक, पौड़ी और उरेन। तो ये जो टैक्स के नाम हैं, यानी कि सेवक हो गया, पौड़ी है, उरेन है, तो ये जितने भी टैक्स हैं, ये टैक्स किसने लगाए? ये राजवाड़ ने लगाए, जिनका नाम था महेंद्रपाल। ड्यूरिंग द चंद रूल देयर वर 36 टाइप्स ऑफ टैक्सेस नोन एज छत्तीसी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसी क्या है। तो छत्तीसी अपने आप में क्या है? छत्तीसी अपने आप में टैक्स है। तो ड्यूरिंग द चंद रूल देयर वर 36 टाइप्स ऑफ टैक्सेस नोन एज छत्तीसी। दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द थाटवान। ये जो टैक्स थे ये कौन इकट्ठा करता था? ये थाटवान इकट्ठा करता था। एंड सबमिटेड इन द स्टेट ट्रेजरी, और जो पूरे साम्राज्य का, पूरे राज्य का जो ट्रेजरी हुआ करता था उसको वहाँ पे वो जमा कर देता था थ्रू द हेड ऑफ द परगना और थ्रू सिरदार या सिकदार। तो और जमा किसके थ्रू करता था? उस परगना का जो मुखिया होता था उसके थ्रू उसको जमा कर दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ओनली 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुड बी असेस्ड एज टैक्स। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1/6 जो है प्रोड्यूस का, उसको हम टैक्स के रूप में दे सकते हैं। इट कुड बी पेड बोथ इन कैश और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसको हम कैश के रूप में भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको टैक्स देना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि अगर आपको टैक्स देना है चाहे तो आप उसको कैश के रूप में दे दो और चाहे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रूप में दे दो, यानी कि जो अनाज आपके खेत में पैदा हो रहा है आप उसके थ्रू भी उसको पे कर सकते हैं। इन जगत चंद बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन। देखिए यहाँ पे कॉपर होगा तो ये सी यहाँ पे मिसिंग है, सी लिख लीजिएगा। तो जो जगत चंद का जो बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था उसमें ये मेंशनड है कि टैक्स लिवाइड वाज 30 पैसे पर 6 बीस ऑफ लैंड। यानी कि 20 या बीसी जो है वहाँ पे ज़मीन की एक माप हुआ करती थी। तो 6 बीस जो ज़मीन हुआ करती थी तो 30 पैसे का उस पर टैक्स लगाया करता था। बीसा डिनोटेड 20 नाली ऑफ लैंड एंड इन द प्रेजेंट टाइम इट इज इक्वल टू 3840 स्क्वायर मीटर। तो जो एक 20 था, एक 20 का मतलब है एक बीसी या 20 जो भी है ये मेजरमेंट, इसका मतलब है आज के टाइम पे 3840 स्क्वायर मीटर की ज़मीन हुआ करती थी। तो इट वाज 30 पैसे पर 6 बीस ऑफ लैंड। बीसा जो डिनोट करता है वो 20 नाली ऑफ लैंड है, यानी कि जो 20 है वो क्या है? 20 नाली है ज़मीन की। तो नाली की 20, अगर हम ज़मीन की 20 नाली देखें, नाली अपने आप में पहाड़ों पे एक मेजरमेंट की यूनिट है जो ज़मीन को नापने के लिए काम आती है। 2 टाइप्स ऑफ नालीज वर प्रेवलेंट इन कुमाऊं, सोर एंड कत्यूर नाली। देखिए 2 तरह की नाली हुआ करती थी वहाँ पे। ये नाली वो नाली नहीं है जहाँ पे गंदा पानी बहता है, ये वो नाली नहीं है। ये नाली है ज़मीन को नापने के लिए एक यूनिट। तो उस टाइम पे 2 तरह की कुमाऊं में 2 तरह की नाली चलती थी ज़मीन को नापने के लिए, एक सोर और एक कत्यूर नाली। द नाली ऑफ सोर पट्टी वॉज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कत्यूर नाली। सोर पट्टी की जो नाली थी वो एग्जैक्टली आधी हुआ करती थी कत्यूर नाली से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द colonial पीरियड द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कंडक्टेड बाय बेकेट इन 1856, जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया एक रेगुलर फील्ड मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ नाली इन कत्यूर वैली वाज टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, यानी कि जब अंग्रेज आ गए थे और उनका शासन चल रहा था, उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट था, जब बेकेट ने उसको करवाया 1856 में, तो कत्यूर वैली में जो यूनिट चल रही थी नाली की, उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया और उसके बाद से नाली के रूप में ही पहाड़ों पर ज़मीन खरीदी या बेची जाती है। द टैक्स वाज नॉट यूनिफॉर्म इन द चंद किंगडम। टैक्स यूनिफॉर्म नहीं हुआ करता था चंद किंगडम में, यानी कि उस टाइम पे हो सकता था कहीं पे टैक्स ज़्यादा हो और कहीं की ज़मीन का टैक्स कम हो। माल यानी कि जो भाबर क्षेत्र था वहाँ का टैक्स ज़्यादा था। इट वाज हायर देन द हिली रीजन बिकॉज लैंड होल्डिंग्स इन भाबर वर लार्जर। तो ज़मीन यानी कि जो अगर हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो टैक्स हुआ करता था वो थोड़ा कम था, और जो प्लेन क्षेत्र था वहाँ पे टैक्स ज़्यादा इसलिए था क्योंकि प्लेन क्षेत्रों में लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी एज़ कम्पेरिजन टू पहाड़ से। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर मेजरमेंट्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज मासा, यानी कि वो 1 किलो हुआ करता था, अधाली 15 किलो और ज्वाला जो था वो 10 कुंटल था। ड्यूरिंग द चंद रूल द प्राइस ऑफ नेसेसरी आइटम्स वर चीपर। देखिए जो चंद रूल के दौरान जो असेंशियल वस्तुएं थी, यानी कि ऐसी चीज़ें थी जो उनकी ज़रूरत आदमी को पड़ेगी, जैसे कि चाहे वो अनाज हो गया, चावल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत सबको पड़ती है, तो इनके दाम सस्ते हुआ करते थे। एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल हेयर वाज बेटर देन इन द नेबरिंग एरियाज इन द प्लेन्स। तो आसपास के क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था जो थी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी, उनकी जो वित्तीय जो आप कह सकते हैं उनकी जो कंडीशंस थी वो बेहतर थी दूसरे लोगों की कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू द अदर टैक्सेस लिवाइड। देखिए लैंड रेवेन्यू तो उन पर लगाया जाता था, उसके अलावा कुछ और टैक्स भी लगाते थे। तो जो और टैक्स लगते थे वो क्या थे? देखिए एक का नाम है जूलिया। अगर हम देखें तो जूलिया जो है, जूलिया क्या था? एसेस्ड ऑन ब्रिजेस ऑल्सो नोन एज संघ। तो ये जो जूलिया टैक्स है ये किस पे लगाया जाता था? ये पुलों पर लगाया जाता था और इसको संघ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाएगा कि जूलिया वगैरह ये सब टैक्स के नाम हैं। अब देखिए यही अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि सचिवालय का पेपर होने वाला है या
जो भी यूके ट्रिपल एससी का पेपर होने वाला है, अगर हम वन वर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो एमसीक्यूज आते हैं उत्तराखंड में, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जूलिया पूछ लेगा, सिंपल सी बात है कि जूलिया क्या है ना। तो ये वो टैक्स है जो पुलों पे लगाया जाता है। सिरती क्या है? सिरती भी एक टैक्स है जो भाबर के क्षेत्रों पे लगाया जाता है, जो भाबर के ट्रेडर्स हैं यानी कि जो वहाँ के व्यापारी हैं उन पे लगाया जाता है, और जो भोटियाज हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। द वर्ड सिरतन इज डायरेक्ट फ्रॉम सिरती, जो सिरतर वर्ड है वो सिरती शब्द से लिया गया है। फिर उसके बाद बेकर आता है, यानी कि बेकर क्या है? ये एक टैक्स है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में है, ऑल्सो नोन एज कूट। उसको कूट भी कहते हैं और बेकर भी कहते हैं, और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में है, यानी कि इस रूप में है कि जिससे कि आपको क्या देना होगा, आपका जो टैक्स देना है वो एग्रीकल्चर रूप में देना है, यानी कि खेती से जो आपका उपज हो रही है उसके रूप में आपको टैक्स देना है। उसके बाद आता है टैक्स का नाम है रखिया, तो ये इसको हम रचिया भी कहते हैं, ये इसको इम्पोज किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। तो अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के टाइम पे कौन सा टैक्स लगाया जाता है, चंद डायनेस्टी के टाइम पे कौन सा टैक्स लगाया जाता था? रखिया टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद भेंट है, यानी कि ये भेंट क्या है? टैक्स इन द नेम ऑफ प्रेजेंट गिवन टू द किंग एंड द क्राउन प्रिंस। यानी कि भेंट हम कहते हैं ना, किसी ने भेंट दी, यानी कि आपने किसी को उपहार दिया। तो भेंट तो सिंपल है, अगर आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भेंट बोलते थे। फिर उसके बाद आता है मांग, यानी मंगा या मांग जैसे भी आप कहेंगे। टैक्स इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक बैटल्स। अब मान लेते कभी इमरजेंसी हो गई, यानी कि युद्ध हो गया, तो युद्ध के टाइम पे अगर कोई टैक्स लगता है लोगों के ऊपर, जिससे कि पैसा इकट्ठा हो सके और युद्ध के लिए हथियार बनाए जा सके, हथियार खरीदे जा सके, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मंगा या मांग कहा जाता है। फिर आती है बात साहू की। साहू को सहूली भी कहा जाता है, और ये राइटर्स के फेवर में लगता है। जब राइटर्स को कुछ हमें पैसा देना होता है, यानी कि जो लेखक हैं उनके जो फेवर में जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सहूली या साहूल कहा जाता था। तो इन द मूनाकोट इंस्क्रिप्शन इट हैज़ बीन टर्म्ड एज रंतगली। तो मूनाकोट इंस्क्रिप्शन में इस टैक्स को रंतगली भी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं तो कि अलग अलग टैक्स को क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टैक्स नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और कुछ वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम परमार डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे गढ़वाल की। तो यहाँ से आप सवाल करते चल जाइएगा, जितने भी नोट्स हैं उनको आप बनाते चल जाइएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको ये नोट्स मिल जाएँ और वो लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।